हेलो दोस्तों, ज्ञानधारा एकेडमी क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल के पाठ 2 के बारे में। पाठ 2 है वन्य और वन्य जीव संसाधन। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर के संदर्भ में बात करने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम जो हमारी टाइटल रहेगी वो है जैव विविधता। तो जैव विविधता से अर्थ ये है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। जिस क्षेत्र में जितनी ही अधिक जीव तथा जीवों के प्रजातियां पाई जाती हैं वहाँ जैव विविधता उतनी ही बेहतर स्थिति में होगी। अगला टॉपिक है कि यह मानवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो जैव विविधता हर एक जीवों के लिए जीवन के लिए आवश्यक है। हम अपने अस्तित्व के लिए इन्हीं जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर आश्रित हैं, क्योंकि हवा के लिए ऑक्सीजन, भोजन के लिए अन्न, पीने के लिए जल, रहने के लिए आवास इत्यादि हमको चाहिए होता है। हम इन्हीं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से आवास, भोजन इत्यादि को प्राप्त करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। तो जैसे हमें भोजन करना हुआ तो हम भोजन के लिए या तो पेड़ पौधों पर निर्भर हैं अगर शाकाहारी हैं, और मांसाहारी भी कुछ लोग होते हैं तो वह लोग जीव जंतुओं के मांस पर निर्भर होते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो हमारे लिए जीव जंतुओं का और वन्य जीवन का बहुत ही हमारे जीवन में महत्व है। अब आगे देखते हैं भारत में वनस्पति जगत। तो भारत जैव विविधता की दृष्टिकोण से समृद्ध देशों में से एक है। यानी हमारे भारत में जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जीवों की प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा हैं। भारत में लगभग 47,000 वनस्पतियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यानी कि भारत में 47,000 हमारे यहाँ पेड़ों की वनस्पतियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लगभग 1500 वनस्पति की जातियाँ लुप्त होने की ओर बढ़ रही हैं। यानी कि 1500, जिसमें से 1500 वनस्पतियाँ लुप्त होने के कगार पे हैं। यानी कि हम लोग ने उनका बहुत अंधाधुंध प्रयोग किया है, तो इससे वह लुप्त होने के कगार पे हैं। भारत में प्राणी जगत। तो प्राणी जगत के संदर्भ में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो भारत में लगभग 81,000 वन्य जीवन जातियाँ पाई जाती हैं। यानी कि जो हमारे यहाँ जीव जंतुओं की जितनी प्रजातियाँ हैं वो 81,000 जीव जंतु हैं। भारत में बड़े स्तनधारियों की 69 जातियाँ हैं। भारत में 44 जातियाँ पक्षियों की हैं। सरीसृपों की यानी कि रेंगने वाले जंतु जीव को 15 जातियाँ हैं। जलचरों में 3 जातियाँ लुप्त होने के कगार पर हैं। तो अगला अब हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी कि इस जो हम लोगों ने देखा कि कुछ हमारी जातियां हैं वो लुप्त होने के कगार पे हैं, तो उनका हम लोग संरक्षण कैसे करेंगे, तो इसके संदर्भ में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमारे भारत ने हमारे विश्व में एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUFCN इसको कहा जाता है। IUFCN ये एक संस्था है। तो ये संस्था है, ये हमारे नेचर यानी कि हमारे प्रकृति के संरक्षण यानी कंजर्वेशन में संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए बनाई गई है। तो इसके अनुसार प्राकृतिक संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के अनुसार भारत में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाज्य किया गया है। मतलब इन लोगों के अनुसार हमारे पास 6 प्रकार की जातियों को हम लोगों ने इसमें कैटेगराइज किया है। पहली हमारी हैं सामान्य जातियाँ, दूसरी हैं संकटग्रस्त जातियाँ, तीसरी हैं सुभेद्य जातियाँ, चौथी हैं दुर्लभ जातियाँ, पांचवी हैं स्थानिक जातियाँ और छठवीं हैं लुप्त जातियाँ। तो हम लोग अब एक एक करके इन जातियों को चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आगे चलते हैं। सामान्य जातियाँ यानी कि वह जानवर जो इस श्रेणी में आते हैं वह इस समय सामान्य स्थिति में हैं, ना वह बहुत ज़्यादा हैं और ना ही बहुत कम हैं। इसमें उदाहरण में है जैसे पालतू पशु हमारे गाय, बैल,
भैंस, कुत्ता, घरेलू बिल्ली, चूहा, घोड़ा इत्यादि। तो ये सब हमारे सामान्य जातियों में आते हैं, क्योंकि ये हम लोग ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अगर आज रात को सो जाएं और फिर सुबह उठें तो हम लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ से जितने गाय, बैल, भैंस, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि हैं वह सब नष्ट हो गए हैं। तो इनको इसलिए सामान्य श्रेणी में रखा गया है क्योंकि ये जीव जंतु अभी उपलब्ध हैं और भविष्य तक भी उपलब्ध रहेंगे। इनका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। हम लोग इनका उपयोग अपने घरेलू काम में भी करते हैं। गाय से हम लोग दूध को प्राप्त करते हैं और घोड़े को हम लोग अपने चलने के साधन की तरह यूज करते हैं। तो ये सब सामान्य जातियों की श्रेणी में आते हैं। अगली है हमारी संकटग्रस्त जातियाँ। संकटग्रस्त जातियाँ वह जातियाँ हैं जो लुप्त होने, इस वर्ग में उन जाति समूह को रखा गया है जिसे लुप्त होने का खतरा है। यानी कि वह जातियाँ जो लुप्त होने वाली हैं, ये लुप्त होने की कगार पे क्यों है? क्योंकि इनके जीवन को जीने के लिए हमारे इस समय हमारे विश्व में विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। यानी कि या तो गर्मी बहुत अधिक हो रही है या फिर सर्दी, इस तरह से कोई कुछ ऐसा हमारी धरती पर गड़बड़ी हो रही है जिससे ये लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये लोग संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। यदि वह जारी रही तो इन जातियों का जीवन रहना कठिन हो जाएगा। यानी कि अगर वह विषम परिस्थितियों को नहीं रोका गया तो इनके जीवन जीने के लिए इन्हें दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि काला हिरन, जो हमारा काला हिरन है वो इस समय संकटग्रस्त जात की श्रेणी में है। मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गैंडा है, शेर पूँछ वाला बंदर है, संगई, मणिपुरी हिरण इसे भी कहते हैं। तो ये सब जानवर ऐसे हैं जो लुप्त होने के एकदम कगार पे आ चुके हैं। तो इनके लिए हमें परिस्थितियों को सुधारना होगा जिससे ये भी जीवित रह सकें। अगला है सुभेद्य जातियाँ। सुभेद्य जातियाँ यानी ये वैसी जातियाँ हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है। यानी कि इनके संख्या में तो कमी हो रही है यदि इन पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदलीं। यदि इनकी भी कमोबेश वैसी ही दुर्दशा है जैसे कि हमारे संकटग्रस्त जातियों की है, तो ये एकदम मिलती जुलती हैं। तो सुभेद्य जातियाँ वैसी जातियाँ हैं जिनकी संख्या में लगातार वृद्धि नहीं हो रही है, ये संख्या में इनकी कमी हो रही है। इन पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ इनमें बदल नहीं रही हैं। तो अभी लेकिन इसमें और संकटग्रस्त जातियों में थोड़ा अंतर है कि ये सुभेद्य जातियाँ जो हैं ये परिस्थिति अगर बदल रही है धीरे धीरे, अगर नहीं बदलेगी बाय द वे अभी उनके जीवित रहने के लिए तो ठीक ठाक अभी माहौल बना है, और अगर बाय द वे आगे हमारे भविष्य में अगर ऐसा माहौल नहीं बनता है कि ये जीवित रह पाएँ तो ये संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएंगे और संकटग्रस्त श्रेणी से फिर ये लुप्त होने के कगार पे आएंगे। यानी कि इनके जीवित रहने में अभी कई सालों का वक्त है, यानी कि अभी जीवित रहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें उदाहरण में है नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। जो हमारे गंगा नदी की डॉल्फिन है वो इस समय सुभेद्य जातियों की श्रेणी में है। तो ये सब सुभेद्य जातियों के उदाहरण रहे। अगली जाति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दुर्लभ जातियाँ। जैसे कि इसके आप लोग नाम से समझ सकते हैं कि ये दुर्लभ हैं, ये जल्दी मिलते नहीं हैं हमें। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। भारत में इस वर्ग की जातियों की संख्या बहुत कम है। भारत में दुर्लभ जाति की श्रेणी में बहुत कम जीव आते हैं। यदि इन पर विपरीत प्रभाव नहीं रुका, यद्यपि इन पे भी विपरीत प्रभाव, हमारी परिस्थितियाँ इनके भी प्रतिकूल हैं, परिस्थितियाँ इनके अनुकूल नहीं हैं इनके जीवित रहने के लिए। अगर इनके भी विपरीत प्रभाव को नहीं रोका गया तो ये भी एक दिन संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएंगी। उदाहरण के लिए हिमालय के भूरे भालू, जो हिमालय के भूरे भालू हैं वो दुर्लभ श्रेणी में हैं, उनको हम बहुत कम देखते हैं। एशियाई भैंसा है, रेगिस्तानी लोमड़ी हो गई, हार्नबिल पक्षी हो गया हमारा। तो ये सब हमारे दुर्लभ जाति की श्रेणी में आते हैं। अगला हम लोग जाति के बारे में देखेंगे स्थानिक जातियाँ इनको कहते हैं।
जैसा कि आप इनके नाम से समझ सकते हैं, स्थानिक मीन्स ये एक विशेष स्थान पे रहते हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ये वो जातियाँ हैं जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमा के किसी खास क्षेत्र में पाए जाते हैं। अंडमानी टील उदाहरण में है अंडमानी टील, निकोबार का कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर, अरुणाचल के मिथुन। अब ये सब एक विशेष जगह पे पाए जाते हैं। जैसे अंडमानी टील है तो वो अंडमान निकोबार के जो अंडमान द्वीप है उसमें ही पाए जाएंगे। निकोबारी कबूतर यानी कि ये निकोबार, अंडमान निकोबार है तो उसमें निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें ही ये कबूतर पाए जाते हैं। अगला है जंगली अंडमानी सूअर, तो ये भी केवल हमारे अंडमान में पाए जाते हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। मिथुन मानी ये भी एक प्रकार के गधे या फिर एक गधे टाइप के ये भी होते हैं। गधे मीन्स बड़े जानवर, हमारे यहाँ से यह तात्पर्य था। तो ये अरुणाचल प्रदेश के मिथुन ये सब स्थानिक जातियों की श्रेणी में आते हैं। अगली हम बात करते हैं लुप्त जाति, जो कि हमारी आखिरी जाति है। लुप्त जाति में ये वैसे जानवर आते हैं जो मूल स्थान पर, जब ये पहले मूल स्थान पर अपने रहते थे, लेकिन अब जब मूल स्थान पर पता लगाया गया, सर्वेक्षण किया गया, तो इससे पता चला कि ये लुप्त हो गए हैं, अब ये हमारे धरती पर नहीं हैं, तो इन्हें लुप्त जाति की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये सब हमारी लुप्त जाति की श्रेणी में है। और एक बात और भी आपको बता दें कि ये हमारी जो गुलाबी सिर वाली बत्तख है, इसका हम केवल चित्र देख सकते हैं और इसकी हम लोग चित्र को ही देखे हैं अभी तक, और इसको अभी तक किसी भी जीव ने या फिर किसी भी मनुष्य ने अभी तक इसको अपने आँख के सामने देखा नहीं है। और एशियाई चीता को, इस गुलाबी सिर वाली बत्तख को इसके मूल स्थान पे भी अभी नहीं देखा गया है। और एशियाई चीता को, जो हमारे एशियाई चीता हैं, वैसे तो चीता हमें मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारे एशियाई चीता हैं, जो मुख्य रूप से एशिया के चीता हैं, वो इस समय नष्ट होने के कगार पे हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे वनों के नुकसान के बारे में। और आज हम लोग जैव विविधता कम होने के कारण यहाँ तक कि हम टॉपिक को आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए, वनों को नुकसान हम लोगों ने बहुत पहुँचाया है, जिससे हमारी इन वन्य जीवन में बहुत वृद्धि नहीं हुई है, हमारे वन्य जीवन को बहुत संकट आया है। इसीलिए ये इतनी प्रकार की जातियाँ हमारे समक्ष बनी हैं। स्थानिक जातियाँ, लुप्त जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, सुभेद्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, इनको सबको संकट हम ही लोगों ने पहुँचाया है। तो चलिए देखते हैं किन कारणों से इनको संकट हुआ है। तो वनों, हमें लकड़ी, भोजन, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ एवं चारा, ये सब प्राप्त करने के लिए हमने वनों को काटा है। इसके लिए वनों को हमने नुकसान पहुंचाया है। और एक बात बता दें, औपनिवेशिक काल में, यानी कि जब हमारा भारत गुलाम था, या फिर औपनिवेश उसे कहते हैं कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर संसाधन के लिए आ जाता है या फिर उस पर बस जाता है, तो उसे औपनिवेशिक काल कहते हैं। तो जैसे हमारे प्यारे से भारत पे हमारे जो ब्रिटेन लोग हैं उन्होंने कब्जा कर रखा था। तो औपनिवेशिक काल में रेलवे लाइन को और संसाधन की प्राप्ति के लिए जंगलों को हमने बहुत अत्यधिक काटा है, अंधाधुंध जंगलों का प्रयोग किया है। झूम खेती से भी जंगलों को बहुत नुकसान हुए हैं। झूम खेती यानी कि जंगल को हम लोग जला देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे एक जगह जंगल को जलाया, उस पर खेती किया 2-4 साल, जैसे उसकी उर्वरता ख़त्म हो गई खेत की, हम लोग अगले स्थान पर चले जाते हैं। ऐसी खेती आदिवासी लोग करते हैं, उसे झूम खेती कहते हैं। तो नदी घाटी परियोजना की वजह से भी वनों को साफ़ किया गया है। नदी घाटी परियोजना के बनने की वजह से भी इसको साफ़ किया गया है, और खनन द्वारा वनों को बर्बाद किया गया है। अब जैव विविधता कम करने वाले कारण को हम देखते हैं। जानवरों को मारना, हमने अपने भोजन के लिए जानवरों को मारा है, पर्यावरण का प्रदूषण किया है, जंगलों में आग लगाई है और इसकी कटाई जंगलों की है। ये 4 कारण हैं जिनसे हमारे जानवरों में और वन्य जीवन को संकट आया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
और भारत में वन्य और वन्यजीव संरक्षण के उपाय, ये सब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। इसका पार्ट 2 जो है उस वीडियो में आप लोग इसे देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिले। ये कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। तो कक्षा 10 के छात्र, उनको बोर्ड परीक्षा देनी है तो उनको इसका बहुत विशेष तरीके से अध्ययन करना है। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वह लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।